प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा की रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के 17th लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु कक्षकों की आकृतियां, यानी शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम एक अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है साई और साई स्क्वायर का भौतिक महत्व, यानी साई और साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर वहां से हम परमाणु कक्षकों की आकृतियां डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि साई और साई स्क्वायर का भौतिक महत्व, यानी साई और साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका भौतिक अर्थ या भौतिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो साई है ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण वाला लेक्चर किया था ना, उसमें हमने साई को डिटेल से पढ़ा था। तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि साई क्या है। कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर किसी इलेक्ट्रॉन की गति को हमें गणितीय फलन द्वारा, एक मैथमेटिकल फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो गणितीय फलन, वो मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है, तरंग फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग फलन कहलाता है। और उस तरंग फलन को हम साई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो वास्तव में तरंग फलन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में लेते हैं ना, तो ये जो तरंग का आयाम है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है? ये तरंग फलन साई रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब क्योंकि ये तरंग का जो है आयाम को रिप्रेजेंट करता है, आयाम को प्रदर्शित करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के जो निर्देशांक होते हैं ना, इन निर्देशांकों का क्या है, मैथमेटिकल फलन है, ये गणितीय फलन होता है। ठीक, अब क्योंकि जस्ट एक मैथमेटिकल फलन है, तो इसका जो है वास्तव में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ओके, इसका कोई भी भौतिक अर्थ नहीं होता है। अब देखिए कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यदि हम अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, अलग अलग कक्षकों के लिए तरंग फलन और नाभिक से दूरी के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आप नाभिक से दूरी और वाई एक्सिस पे अगर आप तरंग फलन लेते हैं, तो अलग अलग कक्षकों के लिए जो ग्राफ की शेप है, ग्राफ का जो आकृति है, वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे 1s कक्षक के लिए अगर आप r यानी नाभिक से दूरी और तरंग फलन यानी साई के बीच में ग्राफ खींचते हो, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, और 2s के लिए देखिए कि ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यूं। यहाँ पर 0 देखिए, इसमें यहाँ 0 थी। अब कहने का मतलब ये है कि 2s कक्षक के लिए जो है ये ग्राफ एक बार तो 0 से भी नीचे चला जाएगा, उसके बाद जो है वापस 0 पे आता है। ओके, तो अब देखिए कि आपको साई से तो कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती, इसका कोई मतलब फिजिकली कोई जानकारी नहीं मिलती, मैथमेटिकली तो बहुत मिलती है। तो फिजिकली इसकी साई से तो कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो साई स्क्वायर जो है ना, वो क्या देता है, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रायिकता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के किसी बिंदु पर पाए जाने वाले की प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर साई स्क्वायर का मान अधिक है तो वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता अधिक होगी, और कम है तो उसकी प्रायिकता कम होगी। तो अगर आपको साई स्क्वायर का भौतिक महत्व पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के किसी भी बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और साई स्क्वायर अगर अधिकतम है तो वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता भी क्या होगी, अधिकतम होगी। अब देखिए कि अगर हम साई स्क्वायर और आर के बीच में हम अलग अलग कक्षकों के लिए ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए कि जो साई और आर के बीच का जो ग्राफ है उसकी शेप अलग होगी, तो साई स्क्वायर और आर के बीच की भी शेप क्या होगी, अलग होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1s कक्षक के लिए साई स्क्वायर और आर के बीच का ग्राफ है, और ये 2s कक्षक के लिए साई स्क्वायर और आर के बीच का ग्राफ है।
तो अब इन्हीं ग्राफ से जो है हमें परमाणु कक्षकों की आकृतियों का आइडिया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है कि परमाणु कक्षकों की आकृतियां। और परमाणु कक्षकों की आकृतियां जो है आपको इसका मुख्य आइडिया कहाँ से मिलता है, मेन आइडिया कहाँ से मिलता है, इन्हीं ग्राफ से मिलता है। जैसे हम 1s कक्षक के लिए अगर डिस्कस करें ना, तो देखिए कि 1s कक्षक के लिए नाभिक के नजदीक देखिए साई स्क्वायर की वैल्यू बहुत अधिक है। तो इसका मतलब नाभिक के नजदीक जो है यानी 0 से इतनी दूरी पर, यानी नाभिक से इतनी दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है, 1s इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम है। ठीक, तो इसका शेप जो है कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद देखिए कि आगे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है, लगभग 0 हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब उस निश्चित दूरी के बाद 1s इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक, तो 1s कक्षक जो है उसका शेप इस तरह से स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, हिंदी में कहता है ये सममित गोलाकार होगा। और 2s कक्षक के लिए अगर हम देखें तो देखिए कि 2s कक्षक के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो नाभिक के नजदीक देखिए साई स्क्वायर का मान बहुत अधिक है, साई स्क्वायर का मान बहुत अधिक है, तो इसका मतलब नाभिक के नजदीक जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की 2s इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक होगी। उसके बाद देखिए कि साई स्क्वायर 0 हो जाता है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए अगर इसका स्क्वायर करें ना तो यहाँ से इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा। उसके बाद 0 वैल्यू होगी तो 0 का स्क्वायर 0, और फिर माइनस में वैल्यू इसका स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो देखिए एक बार जो है कुछ दूरी ऐसी आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य हो जाएगी, यानी कुछ निश्चित दूरी के बाद आगे इतनी दूरी जो है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ठीक, इतनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो है फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की कुछ संभावना हो जाती है। ठीक, तो ये जो है इस तरह से क्या बन जाता है, 2s कक्षक। ठीक, 2s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 2s इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2s इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ मिलेंगे, फिर आगे जो है एक ऐसा सरफेस आएगा वहां पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 2s इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद फिर 2s इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। तो 2s जो कक्षक है उसका शेप कुछ इस तरह का होगा। अब देखिए कि वो क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य हो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक, और जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बोल के समझाई है ना वो मैंने नोट्स में भी लिख दी है, और ये नोट्स जो आपको यहाँ स्क्रीन से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप मेरे मोबाइल ऐप पे पहुंच सकते हैं, और मोबाइल ऐप पे जो है सारे नोट्स जो है PDF मोड में पड़े हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब इतना डिस्कस करने के बाद आइए हम डिस्कस करते हैं S कक्षकों की आकृतियां। अब देखिए कि अगर हम किसी भी S कक्षक की बात करें तो कोई भी S कक्षक है, चाहे वो 1s है, चाहे 2s है, चाहे 3s है, सभी S कक्षकों की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है और सममित होती है। सममित का मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है हर तरफ, यानी इसके इर्द गिर्द हर तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना समान रहती है, और ये दिशाहीन होता है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसी नहीं है कि वहां पर हम ये कह सके कि साइड इलेक्ट्रॉन या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा मिलने की संभावना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर के बजाय अगर हम कहें कि गिर्द कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है, प्रायिकता जो है क्या रहेगी, समान रहेगी। और जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता जाता है उसी तरह से S कक्षक का आकार भी क्या है, बढ़ता जाएगा। जैसे 1s कक्षक है, इसका आकार छोटा होगा। 2s कक्षक का आकार देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। 3s कक्षक यानी मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी आगे इसका साइज भी जो है बढ़ता जाएगा। अब आपके सामने जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि 2s कक्षक के अंदर आपको एक ऐसा पृष्ठ मिलेगा, एक ऐसी सतह मिलेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे नहीं, और वो सतह क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। ठीक है, अब देखिए
कि जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस नोडल पृष्ठ की संख्या भी बढ़ती जाएगी। 2s के अंदर एक नोडल पृष्ठ मिलेगा आपको, और 3s के अंदर 2 नोड मिलेगी या नोडल पृष्ठ मिलेंगे। ओके, इसी तरह से अगर 4s है तो उसमें 3 नोड मिलेगी, यानी, और इस तरह से आप समझ गए हैं कि s कक्षकों में नोडों की संख्या जो है किसके बराबर होगी, n-1 के बराबर होगी। किसमें, s कक्षकों में। किसी भी s कक्षक में नोडों की संख्या जो है n-1 के बराबर होगी। जैसे यहाँ 1 है तो 1-1, यहाँ कोई नोड नहीं है। 2s में n कितना, 2-1, यहाँ एक नोड है। यहाँ पर 3s के अंदर 3-1, 2 नोड हो गई। ठीक है, और बाकी देखिए कि इसके बारे में जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर लिख दिया है, 2s के लिए भी और 3s कक्षक के लिए भी। ठीक है, तो जैसे लास्ट में मैंने बताया था कि ns कक्षक में n-1 नोड होते हैं, तो यहाँ तक आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि p कक्षकों की आकृतियाँ। अब p कक्षक जो है, p कक्षक के लिए l का मान जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो m का मान क्या होगा, -1, 0 और +1 होता है। ठीक, m के 3 मान है, इसका मतलब p कक्षक 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से, px, py और pz। वैसे ये मैंने आपको पहले डिस्कस करवा दिया था कि m की वैल्यू 0 जो है वो z के लिए यूज करते हैं, +1 और -1 x और y किसी के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी ये हमारा भी यहाँ पर टॉपिक नहीं है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, p कक्षकों की आकृतियों पे। तो p कक्षक की जो आकृति होती है वो डम्बल शेप की होती है, इस तरह से। ठीक है, किस शेप की होती है, डम्बल शेप की होती है। और अब देखिए कि 3 टाइप के p कक्षक होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि दिशात्मक गुण होता है, यानी दिशात्मक प्रकृति होती है। तो अब दिशात्मक प्रकृति को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी p ऑर्बिटल, चाहे वो px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, उसकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। ठीक, डम्बल शेप के अंदर इस तरह से 2 ये लोब्स होती है, 2 लोबियां होती है। ठीक है, ये 2 पालियां होती है। ठीक है, लोब्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको पाली। ओके, तो डम्बल शेप में क्या होती है, 2 पालियां होती है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। इसमें कोई फर्क नहीं होता, ये नहीं होता कि एक तरफ ज्यादा मिल जाए एक तरफ कम मिल जाए। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या होती है, दोनों पालियों में ही सेम होती है। ठीक, अब इसमें क्या बताया मैंने कि दिशात्मक प्रकृति होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो अगर मैं px को डिनोट करूं तो इसका मतलब x एक्सिस पर यहाँ पर px का शेप कुछ ऐसा होगा, x, y और z। ओके, तो इस डायरेक्शन में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक है। ठीक, और इसी तरह से आप बाकी और ड्रा कर सकते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अगर py का अगर मैं शेप ड्रा करूं तो आपको इस तरह से y एक्सिस पर दोनों पालियां दिखानी है। ओके, और इसी तरह से आप z एक्सिस समझ गए हैं। z एक्सिस में क्या होता है कि दोनों पालियां कहाँ दिखानी है, pz में क्या करना है, आपने दोनों पालियां z एक्सिस पे दिखानी है, x, y और z एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे एक खास बात और है कि यहाँ पर आपको एक ऐसा तल मिलेगा कि जैसे x एक्सिस है तो yz जो तल है, ठीक है, yz जो तल है यानी ये वाला जो तल है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या रहेगी, इस तल पे एक प्लेन ऐसा आएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 रहेगी। और उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, नोडीय तल कहते हैं।
क्या कहते हैं, नोडीय तल। तो पी एक्स के लिए जो वाई जेड तल जो होता है, पी एक्स के लिए वाई जेड जो तल होता है वो नोडीय तल होता है। नोडीय तल कौन सा होता है, वाई जेड। वाई के लिए वाई खुद को छोड़ दो, एक्स वाई जो तल होता है, सॉरी एक्स जेड जो तल होता है वो नोडीय तल होता है। और जेड के लिए जेड को छोड़ दो, यानी एक्स और वाई बच गया, जो एक्स वाई तल जो होता है वो नोडीय तल होता है। ठीक, अब देखिए कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो एक बार नोट्स में से बताता हूँ कि अगर पी ऑफ कॉस की बात अगर हम करें तो पी ऑफ कॉस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एम की भी 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 3 वैल्यूज पॉसिबल है, तो 3 पी कक्षक जो है पी एक्स पी वाई पी जेड पॉसिबल है। ठीक, और पी कक्षक कोई भी हो उसकी आकृति कैसी होती है, डंबल आकार की होती है, और एक डंबल के अंदर क्या होते हैं, 2 पाली होती है। ठीक, और दोनों ही पालियों में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। ओके, और पी एक्स में क्या होता है कि जो पालियां होती है वो एक्स एक्सिस पे होती है, पी वाई में पालियां जो है वो वाई एक्सिस पे होती है, और पी जेड के अंदर पालियां जो है वो कहाँ होती है, जेड एक्सिस पे होती है। ठीक, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पी कक्षकों की जो प्रकृति है वो क्या होती है, दिशात्मक प्रकृति होती है। ठीक, और इन दोनों पालियां जो है एक तल के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, कि जैसे ये दोनों पालियां जो है एक्स एक्सिस वाली वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, यानी कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में आप एक कागज रख के देख सकते हो। कागज जो है एक प्लेन ही होता है। ठीक है, वाई जेड प्लेन पे वो कागज आएगा जो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो वाई जेड प्लेन के अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उस तल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो वो जो तल है पी एक्स के लिए वाई जेड तल जो है वो क्या कहलाएगा, नोडीय तल कहलाएगा। ठीक, इसी तरह से पी वाई में एक्स जेड तल और पी जेड में एक्स वाई तल जो है वो क्या है, नोडीय तल है। ठीक, अब शायद आपने मेरी एक बात पे ध्यान दिया होगा कि जब मैं आपको एस कक्षकों की आकृतियां जो है डिस्कस करवा रहा था, तो 2s और 3s के अंदर जो नोड आए थे उनको मैंने नोडल पृष्ठ कहा था। ठीक है, या नोडल सतह कहा था। ठीक, अब यहाँ नोडल पृष्ठ की बजाय मैं क्या कह रहा हूँ, नोडल तल कह रहा हूँ। ठीक, सतह की जगह क्या कह रहा हूँ, तल कह रहा हूँ। तो यहां से आप समझ गए कि नोड जो है ना 2 तरह की होती है, एक तो नोडीय तल होता है और एक नोडीय सतह होती है। ठीक, तो अगर हम बात करें 2px की, 2py और 2pz, तो इनके अंदर सिर्फ नोडीय तल होता है। ठीक, लेकिन अगर हम हायर में चले जाएं 3px, 3py, 3pz, तो उनमें नोडीय तल के साथ साथ एक नोडीय सतह और आ जाएगी, और नोडीय सतहों की जो संख्या है वो n-2 के बराबर होती है। ठीक, तो नोड के बारे में मैं थोड़ा सा अलग से अभी डिस्कस करूंगा आपके लिए, लेकिन तभी तक आप ये याद रखें कि नोड 2 तरह की होती है, नोडीय तल और नोडीय सतह यानी नोडीय पृष्ठ। ठीक, एस ऑर्बिटल में सिर्फ नोडीय सतह होती है। ओके, सिर्फ नोडीय सतह या नोडल पृष्ठ होती है, लेकिन पी के अंदर 2p वालों में सिर्फ नोडीय तल और आगे वालों में दोनों होती है, नोडीय तल भी होता है, नोडीय सतह भी होती है। ओके, तो नोड के बारे में मैं इसी लेक्चर के लास्ट में जो है आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम डी कक्षकों की और एफ कक्षकों की आकृतियां जो है वह एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे। ठीक है, एक बार अगर नोड के बारे में आपको ज्यादा समझ नहीं आया तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी आगे आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको इनकी शेप समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी हम अब तक जो है हम एस कक्षकों और पी कक्षकों की आकृतियां डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि एस कक्षकों की आकृतियां कैसी है, सममित गोलाकार होती है, दिशाहीन होती है। ठीक, और एन का मान बढ़ते टाइम जो है इनका साइज भी क्या है, बढ़ता जाता है। ठीक, 2s के अंदर एक नोडल पृष्ठ होता है, 3s में 2 होते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा इसमें
नोडल पृष्ठ की संख्या बढ़ती जाएगी। एक चीज तो ये याद रहनी चाहिए। और दूसरी बात, पी कक्षकों की आकृतियां जो है किस टाइप की होती है, डम्बल शेप की होती है, उसमें 2 पालियां होती है, ठीक है, उसमें दिशात्मक प्रकृति होती है, क्योंकि पी एक्स एक्सिस पे होता है, पी वाई एक्सिस पे, और पी जेड जो है वो इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे मिलने की संभावना अधिक होती है। ओके, इतना होने के बाद अब हम डी कक्षकों की आकृतियों पे चलते हैं। अब जैसे हमने पी कक्षकों के लिए डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह से डी उपकोष अगर हमारे पास है तो एल की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। और यदि एल की वैल्यू 2 है तो एम के कितने मान पॉसिबल है, एम के 5 मान पॉसिबल है, जो -2, -1, 0, +1 और +2 है। ठीक, एम के 5 मान क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि डी उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं। ठीक, कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। और इन 5 कक्षकों के नाम हम क्या देते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट है डी जेड स्क्वायर। और इनके नाम भी आपने याद रखने हैं। ठीक, अब देखिए कि डी कक्षकों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, डबल डंबलाकार होती है। जैसे पी के अंदर एक डंबल होता है ना, इसी तरह से डी के अंदर 2 डंबल होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं डबल डंबलाकार। अब इनको हम ऐसे चित्र में दिखा सकते हैं कि जैसे डी एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई थोड़ा छोटा है, आपको शायद वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो, तो आपने क्या करना है कि जैसे एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है, और उनके बीचों बीच जैसे जो है 2 डंबल बना देने हैं। ठीक है, और जैसे 2 डंबलों में जो है 4 लोब्स होगी, 4 पालियां होगी, हर एक पाली में जो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या रहेगी, समान रहेगी। तो अब इसी तरह से डी वाई जेड है, तो एक तरफ वाई एक्सिस बना दे, एक तरफ जेड एक्सिस बना दे, और उसके बीच में इस तरह से 4 पालियां आपने बनानी है। और डी एक्स जेड या जेड एक्स, कुछ भी कह दे इसको, तो एक तरफ एक्स एक्सिस बनाना, एक तरफ जेड एक्सिस, और इसके बीच में 4 पालियां बनानी है। तो 3 ऑर्बिटल तो बिल्कुल सीधे बन जाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अगर एक्स वाई है तो आपने यहाँ एक्स वाई एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं। वाई जेड है तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाने हैं। और डी जेड एक्स की बात करें तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाने हैं, और उनके बीच में इस तरह से आपने पालियां बना देनी है। तो 3 की शेप तो आपको सीधी याद रह जाएगी। और अब आता डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है। और अगर देखो स्क्वायर वाला है तो एक्सिस के ऊपर ऊपर से लोब्स आएगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पर कैसे आ रहे थे, ऐसे एक्सिस के बीच में लोब्स आ रहे थे। ओके, इसी तरह डी जेड स्क्वायर है, तो इसमें आपने एक जेड एक्सिस दिखाना है, एक वाई एक्सिस दिखाना है, एक लोब तो ऐसे आगे, एक इस तरह से आपने इसका रिंग बना देना है। ठीक है, और जैसे हम यहाँ इसके शेप से देख रहे हैं कि इसमें दिशात्मक करैक्टर होते हैं। ठीक है, और डी कक्षक भी जो है वो क्या होता है, अब जैसे उच्च ऊर्जा स्तर वाले, जैसे हम यहाँ पर ये 3D की बात करें, अगर 4D 5D अगर इनकी बात करें ना, तो उनके शेप भी ऐसे ही होंगे, लेकिन उनके अंदर क्या होंगे, नोडीय सतह पाई जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं एफ कक्षकों की आकृति की। तो एफ कोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो एम के जो है 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 गुणा 6 और 1, 7 मान पॉसिबल होंगे। जो 7 मान किसके बराबर होंगे, -3 से प्लस तक की सभी इंटीजर्स जो है, सभी पूर्णांक जो है वो पूर्णांकों के द्वारा जो है 7 मान व्यक्त किए जाएंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो कहने का मतलब ये है कि जो है एफ उपकोष के अंदर 7 कक्षक संभव है। ठीक, और इन 7 उपकोषों की जो आकृति होती है वो जटिल होती है, और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। और इनके जो नाम हैं उसमें भी अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैंने जो है एक यहाँ से किसी पर्टिकुलर बुक से नाम लिए हैं, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ
एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब एंड एफ जेड क्यूब, और लास्ट में है एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर ये नाम आपको याद हो तो कर सकते हैं, अगर ना हो तो भी इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बाकी जो नोट्स मैंने ऐप पे अपलोड कर रखे हैं उनमें ये एफ कक्षकों के नाम एक बार कंपेयर कर लेना, हो सकता है वहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंट हो, तो यहाँ पर ये जो नाम है ये सही है, आप यहाँ से उन अपने नोट्स में करेक्शन कर सकते हैं। अब आइए लास्ट में हम नोड के डिफरेंट टाइप्स और किस कक्षक में कितने नोड्स और किस किस टाइप की नोड होती है उन पे हम एक बार विचार कर लेते हैं। मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा और इन्हीं पर आधारित जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि जो नोड, तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है शून्य हो तो वो नोड कहलाती है। नोड जो है दो तरह की मैंने अभी तक आपको बताई, एक तो जो है नोडीय पृष्ठ है, ठीक है, और दूसरा नोडीय तल है। ठीक, जिसको इंग्लिश में हम नोडल सरफेस और नोडल प्लेन कहते हैं। ओके, अब देखिए कि नोडीय पृष्ठ को जो है हम एक और नाम भी देते हैं त्रिज्य नोड, ठीक, या रेडियल नोड हम कहते हैं। रेडियल नोड भी कह देते हैं इसको, स्फेरिकल नोड भी कह देते हैं। ठीक, और नोडीय तल को जो हम कोणीय नोड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोणीय नोड या एंगुलर नोड। ठीक, अब देखिए कि किसी भी कक्षक में नोडीय पृष्ठों की संख्या के लिए सूत्र है n माइनस l माइनस 1। क्या है? n माइनस l माइनस 1। और नोडीय तल के लिए कि किसी भी कक्षक में नोडीय तल या कोणीय नोड कितनी हो सकती है वो l पे डिपेंड करती है। ठीक, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, भौम क्वांटम संख्या पर जो है डिपेंड करती है। ठीक, अब कुल नोडों की संख्या, कुल नोडों की संख्या किसी भी कक्षक में कुल नोडों की संख्या जो है किसके बराबर होगी? इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो माइनस l से प्लस l कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 के बराबर होगी। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3p कक्षक में कितने नोड होंगे? 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे? ठीक, नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। कौन कौन से? 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका आप क्या जवाब देंगे? कि क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 3p कक्ष में कितने त्रिज्य नोड होंगे? तो 3p में देखिए कि त्रिज्य नोड n और l दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ n कितना है? 3, और l कितना है? p के लिए 1 है। ठीक, तो त्रिज्य नोडों की संख्या जो है 3 माइनस 1 और फिर से माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब इसी तरह से एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास है कि 4D कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे? अब यहाँ से कोणीय नोड आप देख सकते हैं, n पे तो डिपेंड नहीं करते, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? l पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ से 4D के लिए हम अगर l देखें, d कक्षक के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर कोणीय नोडों की संख्या भी क्या होगी? 2 होगी बस। और अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछ ले कि 4D कक्षक में कुल नोड कितने हैं? कुल नोडों के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है? n माइनस 1 है। तो n कितना है? 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक, तो आपको जो है ये अच्छी तरह से ये फार्मूले याद रखने हैं। ठीक, और इनके नोडों के नाम भी याद रखने हैं।
जैसे नोडीय पृष्ठ और नोडीय तल, ये तो मेन हो गए। अब नोडीय पृष्ठ को त्रिज्य नोड भी कह देते हैं, स्फेरिकल नोड भी कह देते हैं, और नोडीय तल को जो है कोणीय नोड भी हम कह देते हैं। ठीक, अब देखिए कि कक्षकों की आकृति के आधार पर भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सैंपल के लिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि यहाँ पर आपको 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल यानी 1s कक्षक और 2s कक्षक के लिए जो है प्रायिकता घनत्व के आरेख जो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे कहता है कि किसी भी क्षेत्र में बिंदुओं का घनत्व उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। ये बात तो इसने दे दी, अदरवाइज तो हमें पता होता है कि जितने ज्यादा बिंदु होंगे ना उतना ही वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक होती है। तो इन चित्रों के आधार पर जो है आपको ये बताना कि निम्नलिखित चार में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला कहता है कि 1s और 2s कक्षक गोलीय आकृति के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो गोलीय आकृति के होते ही। अब दूसरा कहते हैं नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। कि देखो नाभिक के नजदीक बिंदुओं की संख्या अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम होती है। ये बात भी सही है। कहता है किसी नियत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। अब देखो 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल, ये दोनों ही ऑर्बिटल दोनों ही कक्षक जो है वो सममित होते हैं। ठीक है, यानी सभी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या होती है, समान होती है। ये बात भी ठीक है। अब आगे कहता है कि 2s कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व नाभिक से दूरी बढ़ने के पर एक समान रूप से घटता है। अब देखिए एक समान रूप से नहीं घटता, पहले तो देखिए कि घटेगा लेकिन फिर एकदम से 0 हो जाएगा इस क्षेत्र में। देखो खाली पड़ा ना, उसके बाद फिर से बढ़ेगा, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।